Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो राइट टू एजुकेशन देता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। पढ़िए। सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग आर्टिकल 21 के टेक्स्ट को। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज का टाइटल है। टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहाँ पे की पॉइंट क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इंडिया के संविधान में है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अमेरिका के संविधान में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या फर्क है? हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है? पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के क्या इन्फरेंसेस रहे हैं इस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को लेके, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये जो आर्टिकल 21 है ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है, तो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। क्या हुआ इस केस में? देखिए, AK गोपालन जी एक कम्युनिस्ट लीडर थे, मद्रास जेल में डिटेन थे। इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर जेल में बंद रखा था। AK गोपालन जी ने बोला, ये क्या बवाल चल रहा है भाई, मुझे फालतू में तुम लोगों ने जेल में डाल रखा है, मैं अपनी सिविल लिबर्टी के लिए खड़ा होता हूं, मुझे राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ है। इन्होंने अपने डिटेंशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में AK गोपालन जी का केस का गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को सुना और उन्होंने AK गोपालन जी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आपका जो डिटेंशन हुआ है वो डिटेंशन हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इसमें लॉ कहां आ रहा है? ये लॉ ये है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट किया गया है, इसलिए आपका अरेस्ट सही है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की आगे आने वाले कई सालों में इस डिसीजन की वजह से काफी निंदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में इस डिसीजन में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में यह बोला कि आपको आर्टिकल 21 के अंदर आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के साथ तो हम बताएंगे, बट हम आपको आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं बचाएंगे। यानी एग्जीक्यूटिव, कल की डेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खड़ा होके कोई आर्बिट्रेरी, अनरीजनेबल, इलॉजिकल एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है और आपके अरेस्ट को ऑर्डर कर देता है, तो उससे तो हम आपको बचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट बैठ के कोई ऐसा नियम कानून बताती है, जैसे कि उसने बनाया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, पार्लियामेंट के बनाए हुए नियम कानून के द्वारा आपको अरेस्ट किया जा सकता है, भले ही वो नियम कानून आर्बिट्रेरी हो, इलॉजिकल हो, अनरीजनेबल हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ब्रॉड व्यू नहीं रखा अपना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, आर्टिकल 21 बोलता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो लॉ पे जाता है, और लॉ क्या है? लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो हमारा काम, मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि हम ये पता करें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 सही है या गलत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के प्रोविजन सही हैं या गलत है। हमारा काम बस इतना है कि हम ये पता करें कि क्या ऐसा कोई एक्ट है जिसके अंदर आपको अरेस्ट किया गया है। तो है भाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है। तो अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को लेजिस्लेचर्स ने पास किया है और अगर वो लेजिस्लेचर इलेक्ट हो गया है, तो सब सही तो है भाई। ये वही तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, इन्होंने नियम कानून बनाया, नियम कानून के हिसाब से अरेस्ट हो गया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉड व्यू नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट की काफी निंदा हुई इस बात को लेकर। तो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्या बोल दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यहां बोल दिया कि जो राइट टू लाइफ है एक पर्सन की, जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी है एक पर्सन की, जो कि आर्टिकल 21 में दे रखी है, उसको लेजिस्लेचर छीन सकता है एक लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर एक लॉ बना के चाहे तो लेजिस्लेचर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक पर्सन की छीन ले। तो यहां पे एक चीज और उठ के आएगी भाई, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बोलता है कि मान लीजिए लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया और अगर वो लॉ अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, तो उस लॉ को जुडिशरी क्वेश कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वाला प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हमारा ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से अलग है। हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या बोलता है?
सरकार अगर लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू कुछ ऐसे नियम कानून बनाती जिससे लोगों की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जा रही है तो वो सही है, ठीक है। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन टिकने वाली थी नहीं, हालांकि बहुत साल टिकी। और ये चीज फिर सामने कब आएगी? ये चीज सामने आएगी मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में क्या हुआ? ये केस 1978 में हुआ। नाम था इसका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। आपको पता है ना दोस्तों मेनका गांधी जी कौन है? मेनका गांधी जी संजय गांधी की वाइफ थी। संजय गांधी कौन? इंदिरा गांधी जी के बेटे। नेशनल इमरजेंसी में जो कि 1975 में इंपोज हुई थी, आपको पता ही है क्या हुआ था? वही संजय गांधी, उनकी वाइफ है ये मेनका गांधी जी। और मेनका गांधी जी के बेटे कौन है? वरुण गांधी। बीजेपी पार्टी के साथ ये लोग एसोसिएटेड है। जो पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें राज है, ठीक है। तो मेनका गांधी जी और उनके बेटे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली सीट से हमेशा जीतते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक ये मेनका गांधी जी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी रही। अभी कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी मिनिस्ट्री है वुमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। अभी पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी कौन है? तो वरुण गांधी है। आई होप ये सब चीजें तो देखिए आपको पता ही होंगी, अक्सर कर न्यूज में आती रहती हैं। वैसे तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कौन सा नेता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है ये जरूरी नहीं है, बट इंटरव्यू में काम आ सकता है आपके। और दूसरी बात दोस्तों, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो तो कल की डेट में जब आईएएस आईपीएस बन के जाके आप अपने जिले में काम करोगे तो आपको नेताओं के नाम, उनके काम करने के तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग ही नशा है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हो ना, तो कुछ लोगों को तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत भाता है, उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं, कुछ लोग तो उसमें डूब जाते हैं। और कुछ लोग क्या है कि उनको समझ में नहीं आता कि आसपास हो क्या रहा है, ठीक है। सारी डीलें साइन हो जाती हैं, अगर बगल में उनको हवा तक नहीं लगती कि क्या हुआ, ठीक है। तो अभी से ही अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सपना रखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में अपने इंटरेस्ट को जगाइए, देखिए कहां पे क्या हो रहा है। हालांकि इतना ज्यादा मत देखने लगिएगा कि आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाए। चलिए वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें क्या हुआ इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ, अब देखिए मेनका इस समय जब 1978 में जो केस चला तो उस समय पे जो रूलिंग पार्टी थी उनकी शायद मेनका गांधी जी से बनती नहीं थी। अब क्या नहीं बनती थी, क्या बनती थी वो अलग चीज है। 1967 का एक पासपोर्ट एक्ट है। इस पासपोर्ट एक्ट के हिसाब से पासपोर्ट बांटे जाते थे, ठीक है, 1967 में। इस 1967 के पासपोर्ट एक्ट के चलते सबको पासपोर्ट दिया जाता है, मेनका गांधी जी को भी पासपोर्ट दिया गया, ठीक है। एकदम से कुछ प्रॉब्लम हुई, और प्रॉब्लम में क्या हुआ कि मेनका गांधी जी को एक नोटिस इशू किया गया, और उस नोटिस में मेनका गांधी जी को बोला कि आप अपने पासपोर्ट को सरेंडर करिए 7 दिन के अंदर। और वो लेटर जो इशू किया गया था वो इशू कर गया था 2 जुलाई 1977 को। तो आप देखिए 1 जून 1976 को, ऑन 1 जून 1976 को पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंदर मेनका गांधी जी को पासपोर्ट इशू किया गया। और फिर आप देखिए 2/7 यानी 2 जुलाई 1977 को मेनका गांधी जी को एक लेटर लिखा गया कि इस लेटर के मिलने के 7 दिन के अंदर आप अपना पासपोर्ट जमा कराइए, सरेंडर कराइए। पासपोर्ट जमा कराने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास देखिए पासपोर्ट नहीं है दोस्तों तो आप फॉरेन ट्रेवल नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉरेन। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी है, तो देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी है, और ये हुआ कब? 1977 में, काफी पास हुआ है इमरजेंसी खत्म होने के बाद। तो आप समझ ही सकते हैं ना कि ये सब चीजें क्यों हो रही थी। संजय गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने मिलकर इमरजेंसी लगाई थी, ये सबको पता है, दुनिया को पता है, ठीक है। अब वो सही था गलत था उस पर तो नहीं जाते, गलत ही था। अब मेनका गांधी जी संजय गांधी की वाइफ थी, तो भाई अब संजय गांधी जी के अगेंस्ट अगर बातें जाएंगी तो मेनका गांधी जी के अगेंस्ट भी जाएंगी। तो मेनका गांधी जी से कहा गया अपना पासपोर्ट सरेंडर करिए। 1977 में मेनका गांधी जी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जो था न्यू दिल्ली का, उसको एक लेटर लिखा, उससे बोला कि आप मुझे रीजन प्रोवाइड करिए कि आप मेरा पासपोर्ट क्यों मांग रहे हैं। तो भैया उनके पास एक रिप्लाई आया, और रिप्लाई ने यह बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई भी रीजन देने से मना कर दिया है, साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा, ये जो पासपोर्ट सरेंडर करने से कहा गया था मेनका गांधी जी से, कौन से सेक्शन के अंदर कहा गया था? सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। तो सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967। तो इसके अंदर मेनका गांधी जी से बोला गया आप अपना पासपोर्ट सरेंडर करो। मेनका गांधी जी ने रीजन मांगे, रीजन उनको दिए नहीं गए। मेनका गांधी जी को गुस्सा आया, मेनका गांधी जी ने आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिट पिटीशन फाइल की इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि मेरे राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहे हैं, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने हियरिंग चली। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आर्टिकल 21 को यहां पे इन्वोक किया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19 को भी यहां पे लेके आया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 को भी यहां पे लेके आया। ठीक है, आर्टिकल 14 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 19 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 19 में क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों के प्रोविजंस को साथ साथ देखा सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा। और अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो गोपालन केस में जजमेंट दिया गया था वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ में आई कि देखिए, इमरजेंसी के दौरान जो हुआ वो तो गलत था, बाद में तो नियम कानून से चलिए। मतलब जिन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, आप उनके रिश्तेदारों नातेदारों को परेशान करोगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब नियम कानून होने चाहिए, और नियम कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देखिए, गोपालन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 1950 में, वो गलत था, वो एक ब्रॉड बेस्ड जजमेंट नहीं था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि आप किसी का राइट तब छीन सकते हो और उस लॉ के अकॉर्डिंग छीन सकते हो जो लॉ रीजनेबल है, जो लॉ जस्ट है, जो लॉ फेयर है। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को यह लगता है कि लॉ जस्ट नहीं है, लॉ फेयर नहीं है, लॉ रीजनेबल नहीं है, और एक अनरीजनेबल, अनजस्ट और अनफेयर लॉ की वजह से अगर आप किसी के राइट्स को छीनते हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड दे देगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 आर्बिट्रेरी एक्सिक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के भी अगेंस्ट है। एग्जीक्यूटिव एक्शन आप समझ गए ना दोस्तों? एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वो अथॉरिटीज जिनको सीधे सीधे इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। और इंडियन गवर्नमेंट कौन चलाता है? इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलाते हैं। लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि किसी ऐसे लॉ को जिसको लोकसभा राज्यसभा ने पास किया हो या किसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया हो। अब तक मैं कई बार आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन के बीच का फर्क समझा चुका हूं। तो गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्राप्त है, बट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्राप्त है और आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्राप्त है। पूरा गेम ही पलट गया यहाँ पे। तो आर्टिकल 21 के अंदर, और आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 की कंडीशंस को भी इंक्लूड कर दिया। खासकर आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, इन दो को कोट करते हुए, आर्टिकल 14 को कोट करते हुए और आर्टिकल 21 को कोट करते हुए बोला कि भैया आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन भी नहीं हो सकता। यानी ये जो मेनका गांधी जी का पासपोर्ट आप सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं ना, गलत है, आप नहीं करवा सकते। मेनका गांधी जी के पास ये राइट है कि वो फॉरेन जा सकती है। इनफैक्ट इस देश के हर नागरिक के पास ये राइट है कि वो चाहे तो अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, घूमने के लिए किसी भी केस में फॉरेन जा सकता है। अब वो अलग बात है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने सीक्रेट इंफॉर्मेशन इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान को बेच दी और अब वो भाग रहा है इंडिया से, तो उस केस में आपके पासपोर्ट को जब्त कर सकते हो। कोई एक पर्सन है, मान लीजिए कोई एक औरत है, उसने अपने पति को मरवा दिया, मर्डर करवा दिया, आप बचने के लिए फॉरेन भागना चाहती है, तो उसके पासपोर्ट को आप सरेंडर करवा सकते हो। तो ऐसे केसेस में आप पासपोर्ट को सरेंडर कर सकते हो, बट अपने मन के हिसाब से बिना रीजन दिए अनजस्ट तरीके से आप पासपोर्ट को सरेंडर नहीं करवा सकते। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते जो अनजस्ट है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब जो पर्सनल लिबर्टी की डेफिनेशन निकल के आ रही है वो डेफिनेशन बहुत बड़ी है। और आप देखिए, मेनका गांधी जजमेंट के बाद बहुत सारे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इन डेफिनेशंस को बताया गया है। अगर आपने अपने सामने लक्ष्मीकांत को खोल रखा है दोस्तों, तो वो सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, फिर एक साफ एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पे आपको साफ पीने के लिए पानी मिले, साफ हवा मिले। तो मतलब इसका मतलब आप इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज लगाए चले जा रहे हो, हवा पॉल्यूट पे पॉल्यूट हुई चली जा रही है, तो उस केस में अगर एक जगह की हवा एक लिमिट से ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां की इंडस्ट्रीज बंद करवा सकते हैं लोग, क्योंकि ये आर्टिकल 21 की पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। फिर राइट टू लाइवलीहुड, डिसेंट लाइवलीहुड, बट डिसेंट लाइवलीहुड में ये नहीं है कि भाई एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे को आप इक्वल वो कर लोगे, मतलब इक्वल बेंचमार्क्स पे रख दोगे। फिर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, अभी इस पे हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, आर्टिकल 21 ए में दे रखा है ये। फिर भाई राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग,
राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अबॉर्ड, ऐसे बहुत से राइट्स दोस्तों यहाँ पे लिख रखे हैं। आप उन राइट्स को पढ़ लीजिए। ये राइट्स कहां से आए? आप बोलोगे कि ये राइट्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आए कहां से? ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आए। यानी 1978 में आर्टिकल 21 का जो भी व्यू पॉइंट लिया, जो भी इंटरप्रिटेशन लिया सुप्रीम कोर्ट में, उस इंटरप्रिटेशन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उस इंटरप्रिटेशन को मानते हुए बहुत सारे राइट्स को आर्टिकल 21 की कैटेगरी के अंदर लेके आए हैं। और जिन जिन राइट्स को आर्टिकल 21 की कैटेगरी के अंदर लेके आए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल 30 नहीं सर 35 दे रखे हैं आपके लक्ष्मीकांत की किताब में, वो राइट्स आप पढ़िए। अब यहां पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। ये जो 1978 का जजमेंट आया था, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? चूंकि 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने दिया। नॉर्मल केसेस में आप देखोगे 1 बेंच या 2 बेंच या मैक्सिमम 3 बेंच जज होती है, 3 जज बेंच होती है। तो यानी 1 जज बैठा होगा या 2 जज बैठे होंगे, मैक्सिमम 3 जजेस बैठे होंगे। तो 3 जजेस की बेंच मैक्सिमम ज्यादातर केसेस देती है। लेकिन ये वाली जो जजेस की बेंच थी, ये 7 जजेस बेंच थी। यानी 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जजमेंट सुनाया था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कौन थे? पीएन भगवती थी। वैसे तो वाई वी चंद्रचूड़ जी, कृष्ण अय्यर जी, उंतवालिया जी, काई असम जी, मुर्तजा फजल अली, एमएच बेग, बहुत से जजेस थे यहाँ पे। इसमें से पीएन भगवती जी बहुत फेमस है। पता ये पीएन भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है जिसको आज की डेट में काफी इस्तेमाल किया जाता है? ये मेरे तरफ से आपको एक सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। हमने आर्टिकल 21 समझा, अब आते हैं आर्टिकल 21A पे। तो आर्टिकल 21 के अंदर ही है ये। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये डिक्लेयर करता है दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may determine। यानी कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट, अब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो, तो स्टेट का ये काम है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप में आते हैं, उस मैनर में जिस हिसाब से गवर्नमेंट देना चाहती है। इस प्रोविजन ने देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा हायर एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। दिस इज नॉट हायर एजुकेशन, दिस इज नॉट प्रोफेशनल एजुकेशन, दिस इज एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी 6 से 14 साल के जो बच्चों की पढ़ाई है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इस आर्टिकल 21A को हमारे संविधान में जोड़ा गया 2002 में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर इसी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई आर्टिकल 51A में। इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से आर्टिकल 51A में एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years। ठीक है, यानी कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन की और अपॉर्चुनिटी के लिए 6 से 14 साल के बीच में जो भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल कराएगा। यानी कि अब अगर राइट टू एजुकेशन को एलिमेंट्री फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, तो अब माँ बाप का ये फर्ज बैठता है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की ड्यूरेशन के बीच में पढ़ने के लिए स्कूल भेजें। ये माँ बाप की फंडामेंटल ड्यूटी हो गई है, ये बोला गया यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और चेंजेस हुए। एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 था। उस आर्टिकल 45 में भी 6 से 14 साल तक के बच्चों की बात की गई, उसको बदल दिया गया। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कि अब स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर देगा, एजुकेशन देगा सारे बच्चों को 6 साल तक की उम्र के लिए। ठीक है ना? तो आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें क्या कर दिया गया? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। पहले इसी आर्टिकल 45 में 6 से 14 था। तो एक 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने सबसे पहले आर्टिकल 21A जोड़ के राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। आर्टिकल 51A में एक एक्स्ट्रा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 45 को बदल दिया। मतलब अमेंड कर दिया, सूटेबली अमेंड कर दिया, पूरी तरीके से बदलना तो नहीं बोलेंगे। आप कह सकते हैं दोस्तों कि इसको गवर्नमेंट ने स्टेप को कैसे डिसाइड किया? द डॉन ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन इन द चैप्टर ऑफ सिटीजंस राइट। हिंदी मीडियम मूवी देखी है ना आपने? हिंदी मीडियम, ये इरफान खान की मूवी है, कोई शायद पाकिस्तानी एक्ट्रेस उसके साथ। क्या जबरदस्त मूवी है।
आप देखिए उसमें क्या दिखाया गया है कि एक अमीर कपल अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए इस गरीब कोटा में, ये जो 86 अमेंडमेंट 2002 है ना, इसमें हर स्कूल में बच्चों के लिए कुछ सीटें फिक्स हो गई हैं। तो उस गरीब कोटे वाली सीटों में अमीर माँ बाप गरीब बन के अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, और ये चीजें सच में आज की सोसाइटी में हो रही हैं। बहुत अच्छी चीज दिखाई गई थी उस मूवी में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आर्टिकल 21A को यहाँ पे देखिए लेके आया गया। कब लेके आया गया? 2002 में लेके आया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या 2002 से इससे पहले कभी बातचीत हुई थी इसके बारे में? बिल्कुल हुई थी। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भैया प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, अंडर राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1993 में ही ये बात कह दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय बोल दिया था कि भैया 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पे एक बात और कही कि 14 साल के बच्चों तक को तो चलिए आप फ्री एजुकेशन दीजिए, 14 साल के बाद के बच्चों को एजुकेशन देना इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे देश की इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या है, हमारे देश का डेवलपमेंट क्या है। ये सब बातें यहां पे कही गई हैं। उसके बाद ये जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट क्या बोल रहा था कि चाहिए भैया प्रोफेशनल एजुकेशन, चाहे मेडिसिन हो चाहे इंजीनियरिंग हो, उसमें एजुकेशन लेना भी फंडामेंटल राइट है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे हो क्या रहा था, पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट गेन को पाने के लिए लॉ पास कर देती है, लेकिन वो लॉ कभी कभी अनसस्टेनेबल हो जाता है। अब आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज उठ के खड़े होकर ये बोल दें कि भैया मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में हर जगह पे राइट टू एजुकेशन है, यानी आप हर कॉलेज में कुछ परसेंट सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करो। तो भैया बहुत सारे प्राइवेट, चलो सरकारी में तो आप ये कर लोगे, बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे, वो बंद कर देंगे अपने धंधे को, वो बोलेंगे भैया हम नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में बोला कि ये सब जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, खासकर एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से करो। और सस्टेनेबल तरीका क्या है कि भैया एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों को जो आप एजुकेशन दे रहे हो उसको कंपलसरी करो अभी। बाद में यानी कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और जो दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसमें जब आप राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाओगे, वो हम तब बनाएंगे जब हमारे देश की इकोनॉमिक कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि हम वो अफोर्ड कर सके। अभी करने लगेंगे तो जो प्राइवेट लेवल पे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए तो एजुकेशन कैसी होगी? क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सरकारी कॉलेज तो वैसे ही गिने चुने हैं। समझ गए दोस्तों? ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 की कंडीशंस को पूरा करने के लिए सरकार एक एक्ट लेके आई। उस एक्ट का नाम था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसको RTE एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को लेके आई 2009 में। ये एक्ट आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। इनफैक्ट यही एक्ट नहीं दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये भी विद इफेक्ट आया 1 अप्रैल 2010 से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 86 अमेंडमेंट एक्ट था ना 2002 का, वो भी इफेक्ट में आया कब? 1 अप्रैल 2010 को। अब देखिए कितना धीरे काम हो रहा सरकार का। कब पास हुआ था आपका वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, कब फाइनली ये फोर्स में आया? इतनी धीरे चीजें होती है ना यहाँ पे कि क्या बोला जाए। और इसी का आप इफेक्ट देख सकते हैं 1989 में चाइना इंडिया एक लेवल पे थे, और आज 2020 में देख लीजिए चाइना 5 गुना या 4 गुना बड़ा हो चुका है इंडिया से। चलिए वो एक अलग बात है। तो इस RTE एक्ट 2009 ने क्या किया कि भाई सोशल इक्विटी की बात की गई, सोशल जस्टिस की बात की गई, डेमोक्रेसी की बात की गई, जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी की बात बनाने की। जैसे 14 साल तक के बच्चों को आप पढ़ा दोगे तो 14 साल तक उनके पास एक लिमिटेड कैपेबिलिटी आ जाएगी, और उस कैपेबिलिटी के बेसिस पे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। छोटे में तो बच्चे में दिमाग ही नहीं होता ना। अगर 14 साल तक भी आप उसको पढ़ा देते हो, उसके अंदर थोड़ी कैपेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर जो कैपेबल लॉट होगा उसमें वो अपनी जगह आगे बना ही लेगा। लेकिन अगर आप उनको छोटे से ही मार्जिनाइज कर दोगे, छोटे से ही पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, तो वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये था दोस्तों आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपके व्यू पॉइंट्स है, सजेशन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, कोरोना से बचिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.